आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, अनसॉल्व्ड करेंगे फिजिक्स का। ये अनसॉल्व्ड है, यहाँ पे फिजिक्स क्लास 12 का अनसॉल्व्ड आज से शुरू हो रहा है। तो इसमें देखेंगे, पहला प्रश्न है खंड बा का कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई दो मुख्य विशेषताएं लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएमएफ इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो मतलब EMW वेव्स मतलब तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ। इन दूसरा इसमें विशेषता है, इन तरंगों की संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात तरंगे निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। जैसे प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वैसे तरंगों को भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अनुप्रस्थ, जैसे यहाँ पे दो चीजें होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ माने क्षैतिज, मतलब तरंगे इस तरीके से होती हैं, क्षैतिज। देखिए दो चीजें आपने पढ़ी होंगी, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर माने खड़ी लाइन, क्षैतिज माने पड़ी लाइन। तो पड़ी को अनुप्रस्थ कहते हैं और अनुदैर्ध्य कहते हैं खड़ी को, लंबवत। अब यहाँ देखते हैं दूसरा प्रश्न है, देहली तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है? देहली तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तो यदि किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य एक निश्चित मान से बड़ी है, जैसे ये कोई धातु है और धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इस पे जब प्रकाश की आवृत्ति आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण जब किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, जब इस पे कोई तरंग दैर्ध्य पड़ती है तो एक निश्चित मान से बड़ी है, यदि वो निश्चित मान से क्या है? बड़ी है, तब धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन कब उत्सर्जित होते हैं? जब इसमें निश्चित तरंग दैर्ध्य की तीव्रता की जो है प्रकाश किरण आपतित होती है, तब इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यहाँ पे कहा गया कि उस मान से अगर ज्यादा की यहाँ पे तरंग दैर्ध्य है तो भी धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। प्रकाश की उस दीर्घतम तरंग दैर्ध्य को जो उस धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में सक्षम है, मतलब वो तरंग दैर्ध्य जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए बाहर, उसे धातु की देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। मतलब वो बड़ी से बड़ी तरंग दैर्ध्य जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में मदद करती है, जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकती है, उसको देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और उसके बाद की और ज्यादा बड़ी तरंग दैर्ध्य जो अगर गिरेगी तो वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं करेगी। ठीक, तो बिल्कुल पड़ाव पर बिल्कुल आने वाली वो किरण जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर दे और उससे बाद वाली उत्सर्जित ना करे, तो उन वाली तरंगों को हम लोग देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यहाँ देखते हैं तीसरा हमारे पास में है, n बराबर 3/2 अपर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को 4/3 अपर्तनांक वाले द्रव यानी जल में डुबोने पर फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये देखिए, हमारा कांच का अपर्तनांक है 3/2, ये जल का है 4/3। वायु में फोकस दूरी F1 मान लेंगे, वायु का अपर्तनांक 1 होता है। R1 R2 त्रिज्याएं हैं, ये कभी नहीं बदलेंगी, त्रिज्या नहीं बदलेगी, चाहे उसको पानी में लेंस को डालो चाहे कहीं भी डालो। तो लेंस मेकर फार्मूले से 1/F1 बराबर, यहाँ पे ये है हमारा कांच और यहाँ पे ये है वायु। कांच का अपर्तनांक बटे वायु का -1 बटे और वो एक ब्रैकेट में 1/R1 -1/R2, समीकरण नंबर 1। फिर जल में, ये वायु में हो गया पहला वाला, वायु में, और ये जल में। जब जल में कांच को डालेंगे, ये वायु में कांच था, तो यहाँ 1/F2 बराबर कांच का बटे जल का अपर्तनांक -1, 1/R1 -1/R2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, तो जब भाग करेंगे 1/F1 बटे 1/F2, तो F2 चला जाएगा ऊपर। देखिए इधर 1/F1 को जब भाग करेंगे 1/F2 से, तो क्या होगा? 1/F1 और ये F2 जाएगा ऊपर बटे 1, तो F2/F1 हो जाएगा यहाँ, और ये वाला ऊपर हो जाएगा और ये हो जाएगा नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो ये मतलब कांच का अपर्तनांक कितना है? 3/2। यहाँ पे हमने 3/2 रख लिया। और वायु के लिए कितना होता है? वो 1 -1। यहाँ भी कांच का 3/2, जल का 4/3 -1। तो यहाँ ऊपर देखो 3/2 -1, 2 एक कम 2, 3 में से 2 जाएगा, 1/2 बचेगा। यहाँ 3/2 और 4/3, इधर साइड में देखते हैं 3/2 और 4/3 जब ऊपर आएगा तो 3/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 3 3 9/8। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है 9/8 -1। तो 1/2 यूं ही रहेगा, नीचे 8 एक कम 8, 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 1/8। और जब गुणे में लाएंगे तो 8 ऊपर 1 नीचे हो जाएगा, 2 चक्कू 8, कितना बचा? 4। तो F2/F1 बराबर 4/1। तिरछी गुणा करेंगे, F2 एक कम F2 बराबर 4F1।
तो क्या होगा, जब हम उस लेंस को जल में डाल देंगे तो फोकस दूरी जो हो जाएगी वो 4 गुनी हो जाएगी पहले वाले फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इसमें बढ़ जाएगी। ठीक, तो हमारा यही प्रश्न था कि इसकी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगी, फोकस दूरी इसकी बढ़ जाएगी। जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो इसकी प्रकृति यानी क्षमता भी बढ़ जाएगी। किसी ट्रांजिस्टर के धारा लाभ बीटा से क्या तात्पर्य है, तो बीटा लाभ कह लीजिए, धारा लाभ, इसको बीटा से प्रदर्शित करते हैं। यह सामान्य उत्सर्जक अभिविन्यास में धारा लाभ है। इमीटर जो होता है, 3 चीजें होती हैं, इमीटर, बेस, कलेक्टर, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। तो यह सामान्य उत्सर्जक अभिविन्यास में धारा लाभ है। धारा लाभ को संग्राहक धारा में परिवर्तन और आधार धारा में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। धारा लाभ को काहे में, संग्राहक धारा में परिवर्तन और आधार धारा में परिवर्तन, कलेक्टर वाले धारा में परिवर्तन और बेस वाले में परिवर्तन में परिभाषित किया जाता है, जिसे धारा लाभ बीटा के रूप में जाना जाता है। प्रश्न है हमारे पास 7 और 14, नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, प्रोटॉनों की भी 7 है, न्यूट्रॉन 14 में से 7 गए, न्यूट्रॉन भी 7 है। तो हमें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से मतलब था 7 इलेक्ट्रॉन है। आवेश का फार्मूला क्यों बराबर क्या होता है, ये नहीं, क्यों बराबर n का मान 7, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 16 से 112 और एक अंक के बाद 11.2 10 की पावर -19 कूलम। ये हो गया न्यूमेरिकल। लास्ट देखते हैं प्रश्न, एक हेनरी प्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। एक हेनरी को एक चालक में 1 वोल्ट के एक हेनरी क्या होता है, 100 प्रेरकत्व यानी यल का मात्रक होता है एक हेनरी। हेनरी कहते हैं चाहे प्रेरकत्व हो, चाहे 100 प्रेरकत्व हो, चाहे मतलब यहाँ पे प्रेरण वाला प्रेरकत्व मतलब दूसरा वाला हो, तब भी उसका सबका मात्रक क्या होता है, एच यानी हेनरी। चाहे सेल्फ हो इंडक्शन, चाहे म्यूचुअल इंडक्शन हो। देखो, एक हेनरी को एक चालक में 1 वोल्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब यहाँ पर फोर्स का मतलब विद्युत चुंबकीय बल का उत्पादन करने के लिए एक हेनरी को एक चालक में 1 वोल्ट के विद्युत वाहक बल का उत्पादन करने के लिए आवश्यक प्रेरकत्व की मात्रा, जितना हमको एक हेनरी अगर हमको प्रेरकत्व बनाना है तो उसके लिए हमको कितना प्रेरकत्व चाहिए, वो मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। आवश्यक प्रेरकत्व की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जब चालक में धारा परिवर्तन से 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से होता है। 1 एम्पियर की दर से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब 1 वोल्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का उत्पादन करने के लिए जितनी प्रेरकत्व की मात्रा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग 1 हेनरी कहते हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।